गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एयर प्रेशर या वायु दाब। मैं डॉक्टर संदीप यादव, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। वायुमंडल में पाई जाने वाली विभिन्न गैसें और तत्व भी भौतिक पदार्थ हैं, अतः इनमें भार होता है। भूपृष्ठ पर वायुमंडल के दाब या भार को वायुदाब कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर प्रति वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्र पर वायु का जो दबाव है वो 2.7 किलोग्राम होता है। सामान्यतः वायुदाब का हमें अनुभव नहीं होता है क्योंकि यह हमारे चारों ओर समान रूप से वितरित है। वायुदाब मापने का यंत्र सर्वप्रथम टॉरिसली ने 17वीं शताब्दी में बनाया था। वायुदाब मापी यंत्र बैरोमीटर दो प्रकार के होते हैं। फोर्टीन्स बैरोमीटर जो कि पारायुक्त होता है और दूसरा है एनीरॉयड बैरोमीटर जो कि निद्रव होता है। भारत सहित विश्व के अधिकांश देशों में वायुदाब के माप की प्रचलित इकाई मिलीबार है। इस हेतु इंच व सेंटीमीटर का प्रयोग भी किया जाता है। वायुदाब जलवायु का एक महत्वपूर्ण तत्व है जो कि तापमान और वर्षा को प्रभावित करता है तथा पवनों को नियंत्रित करता है। तो अभी बात कर रहे थे वायुदाब कैसे प्रभावित करता है, तो उसके कारक कौन कौन से वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारक उसको हम जानेंगे। पहले भूपृष्ठ पर वायुदाब का जो वितरण वो समान नहीं है तथा ये कभी स्थिर भी नहीं रहता है। वायुदाब के वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक निम्न हैं। तापमान एवं वायुदाब में विपरीत संबंध होता है। जब तापमान ऊंचे रहते हैं तो वायुदाब घटता है और जब तापमान नीचे रहते हैं तो वायुदाब बढ़ता है। इसी कारण जब थर्मामीटर में पारा ऊंचा होता है तो बैरोमीटर में नीचा होता है तथा थर्मामीटर में नीचा होता है तो बैरोमीटर में ऊंचा होता है। अधिक तापमान होने पर वायु गर्म होकर फैलती है। इससे वायु का आयतन बढ़ जाता है तथा भार कम हो जाता है। इस प्रकार ताप घटने पर वायु ठंडी होकर सिकुड़ती है जिससे उसका भार बढ़ जाता है। इसी कारण तापमान जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं वायुदाब घटता जाता है। तापमानों के कारण ही विषुवत रेखीय प्रदेशों में स्थायी निम्न भार एवं ध्रुवीय प्रदेशों में स्थायी उच्च भार की पेटियों का विकास हुआ है। दूसरा है आर्द्रता। वायुदाब को प्रभावित करने में आर्द्रता या जल वाष्प का भी महत्वपूर्ण योगदान है। जल वाष्प वायु से हल्की होती है, अतः वायु में जितनी जल वाष्प उपस्थित होगी वायु उतनी ही हल्की होगी एवं उसका दबाव भी कम होगा। शुष्क वायु में आर्द्र वायु की तुलना में वजन अधिक होता है। स्थल पर शुष्क वायु के कारण वायुदाब अधिक रहता है जबकि सागरों पर अधिक नमी के कारण वायुदाब कम पाया जाता है। मौसम के अनुसार वायु में जल वाष्प की मात्रा कम ज़्यादा होती रहती है, अतः वायुदाब में भी परिवर्तन होता रहता है। तीसरा है ऊंचाई। वायुदाब का ऊंचाई से भी निकट का संबंध है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है वायुदाब घटता जाता है। समुद्र तल पर वायुदाब सबसे अधिक रहता है क्योंकि वायुमंडल की समस्त ऊपरी स्तरों का दबाव यहाँ पर पड़ता है। प्रारंभ में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुदाब धीमी गति से गिरता है, किंतु अधिक ऊंचाई पर वायुदाब तेजी से गिरता है। सामान्यतः प्रथम 5.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर कुल वायु का आधा भार आता है। अधिक ऊंचाई पर वायु विरल या हल्की होती जाती है। समुद्र तल पर यहाँ दबाव 1013.2 मिलीबार रहता है, वहीं 300 मीटर की ऊंचाई पर यह घटकर 976.5 मिलीबार रह जाता है। यही वायुदाब 5500 मीटर की ऊंचाई पर गिरकर 506 मिलीबार रह जाता है। इस ऊंचाई पर ऑक्सीजन में कमी आने लगती है, इसी कारण अधिक ऊंचाई पर श्वास लेने में कठिनाई आती है। चौथा है पृथ्वी की दैनिक गति। पृथ्वी की दैनिक गति वायुमंडलीय दाब को अत्यधिक प्रभावित करती है। घूमती हुई पृथ्वी में हर वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने की शक्ति बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए भूमध्य रेखा पर अधिक गर्म हवाएं ऊपर उठकर ठंडी होकर 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों पर ही उतर आती हैं।
पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही उपध्रुवीय क्षेत्रों से भी पवनें मध्यवर्ती या अश्व अक्षांशों के नीचे उतरती हैं। ये अश्व अक्षांश जो है, ये हम आने वाले जो अपना व्याख्यान है उसमें हम पढ़ेंगे हवाओं के बारे में, जब इसके बारे में हम जानेंगे। इससे मध्यवर्ती अक्षांशों पर वायुमंडलीय दाब अत्यधिक बढ़ जाता है और पवनें शांत रहती हैं। पांचवा है वायु दाब का दैनिक परिवर्तन। दैनिक परिवर्तन से अभिप्राय दिन और रात के समय वायुमंडलीय दबाव में होने वाले परिवर्तन से है। दोपहर के समय भीतरी स्थलीय भागों पर बैरोमीटर में दाब की जो स्थिति होती है वह सागर तट के भागों से अलग होती है, जबकि रात के समय सागर तल पर बैरोमीटर में पारे का उतार चढ़ाव कम पाया जाता है। बैरोमीटर में पारे का अत्यधिक उतार चढ़ाव भूमध्य रेखीय प्रदेशों के निकट ही अधिक पाया जाता है। 60 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों से ध्रुवों के मध्य वायु दाब का दैनिक परिवर्तन नहीं के बराबर हो जाता है। सूर्य से जो तापमान प्राप्त होता है उसे पृथ्वी के दिन के 10 बजे से सूर्यास्त तक ग्रहण करती है तथा उसी ताप को पृथ्वी रात्रि के 10 बजे से अगले दिन के 8 बजे तक मुक्त करती है। वायुमंडलीय तापक्रम के घटने बढ़ने के साथ दाब भी परिवर्तनशील रहता है। जैसा हम पहले बात कर चुके, तापमान अधिक होंगे तो वायु दाब जो है वो विरल हो जाएगा और वायु दाब कम हो जाएगा, और तापमान जब कम हो जाएंगे तो वायु जो है वो सिकुड़ जाएगी और दबाव ज़्यादा हो जाएगा, अतः वायु दाब बढ़ जाएंगे। बैरोमीटर के प्रक्षेपण से पता चलता है कि प्रतिदिन वायु दाब दिन में 10 बजे से शाम 4 बजे तक घटता जाता है और रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक बढ़ता है। वायुदाब का वितरण, वायुदाब वितरण का जो अध्ययन लंबवत एवं क्षैतिज दो रूपों में हम करते हैं। पहले हम बात करेंगे लंबवत वितरण की। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुदाब निरंतर घटता जाता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से वायुमंडल की निचली परतों में भारी गैसें अधिक पाई जाती हैं और ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडल की मोटाई भी निरंतर घटती जाती है। सामान्यतः कुल वायुदाब का आधा 5.5 किलोमीटर तक और शेष का आधा अगले 5.5 किलोमीटर ऊंचाई तक, अर्थात 11 किलोमीटर के बाद कुल वायुदाब का मात्र 1/4 भाग ही शेष वायुमंडल में रह पाता है और 3/4 भार प्रारंभ की 11 किलोमीटर की परतों में आ जाता है। अधिक ऊंचाई पर गैसें तेजी से हल्की हो जाती हैं। इस कारण अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले वायुयानों में कृत्रिम वायुदाब और विशेष ऑक्सीजन अनुपात रखा जाता है। पर्वतारोही भी इसी कारण ऊंची पर्वत चोटियों पर चढ़ते समय ऑक्सीजन के सिलेंडर एवं विशेष सूट का प्रयोग करते हैं। दूसरी बात है वायुदाब का क्षैतिज वितरण। पृथ्वी पर वायुदाब के क्षैतिज वितरण का विशेष महत्व है। इसे मानचित्र पर समदाब रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। सभी स्थानों को समुद्र तल पर मानते हुए मानचित्र पर समान वायुदाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को समदाब रेखा या आइसोबार कहते हैं। जिस प्रकार समताप रेखाएं सामान्यतः अक्षांशों का अनुसरण करती हैं, वैसे ही समदाब रेखाएं भी अक्षांशों का अनुसरण करने का प्रयास करती हैं। किंतु जल थल का जटिल वितरण, वायु में जल वाष्प की घटत और बढ़त और महाद्वीपीय स्थिति का समदाब रेखाओं के वितरण पर गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। उष्ण व शीतोष्ण चक्रवात, सौर ऊर्जा और तापमान, पृथ्वी की गति एवं जल स्थल के वितरण का भी वायुदाब रेखाओं पर स्थानीय, क्षेत्रीय एवं विश्वव्यापी प्रभाव पड़ता है। पृथ्वी पर वायुदाब के वितरण को 7 पेटियों के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, किंतु वायुदाब पेटियां आदर्श रूप में उसी दशा में संभव है जबकि पृथ्वी पर जल स्थल की भिन्नता न हो। इन पेटियों के निर्धारण का मुख्य आधार तापमान तथा पृथ्वी की दैनिक गति है। उत्तरी गोलार्ध में जल स्थल की अधिक भिन्नता के कारण वायुदाब पेटियों की अपेक्षा वायुदाब के अलग अलग केंद्र मिलते हैं। इस चित्र में पृथ्वी का लघुकृत मॉडल या ग्लोब को रूप में इसको दर्शाया गया है।
इसमें आप देखें, ऊपर से हम बात करें उत्तरी ध्रुव से 90 डिग्री नॉर्थ जहाँ है लिखा हुआ है, वो हाई प्रेशर या उच्च वायुदाब का क्षेत्र है। और बीच में सफ़ेद पट्टी है, फिर हल्की नीली पट्टी है जिसको हम सब पोलर लो प्रेशर कहते हैं, या उपध्रुवीय निम्न वायुदाब के केंद्र हैं। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ में आप देखें, इसमें चित्र के अंदर पूर्वी हवाएं चल रही हैं। उसके बाद नीले रंग से सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर या हॉर्स लॉटिट्यूड्स, जो भी मैं बात कर रहा था आपको अश्व अक्षांशों की, अश्व अक्षांश वाले बात लिखी हुई है इसमें, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, यहाँ उच्च वायुदाब के केंद्र होते हैं। ये है 30 डिग्री उत्तर से 35 डिग्री उत्तर हुआ, क्रमशः दक्षिण में भी यही स्थिति है। यहाँ से भी हवाएं उपध्रुवीय निम्न वायुदाब के केंद्र की तरफ चलती हैं। ये पश्चिम दिशा से प्रवाहित होती हैं, और बीच में जो है वो आपका ध्रुवीय शांत प्रदेश है जिसको डोल्ड्रम्स बोलते हैं। यही जो चीज़ है नीचे देखने को मिल रही है। चित्र के अंदर ए लिखा हुआ है। इसमें ए और बी जो चीज़ है वो ए है आपका तापरचित, मतलब जो भी हवाएं जो चलती हैं वायुदाब की पेटियों से वो तापमान की वजह से चल रही हैं, और बी जो है वो है गति रचित, वो है जो हवाएं चल रही हैं वो पृथ्वी की गति की वजह से चल रही हैं। निम्नांकित वायुदाब पेटियां अत्यधिक सामान्यीकृत हैं, जिनमें ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन भी होते रहते हैं। विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, जिसको हम डोल्ड्रम या शांत खंड पेटी भी कहते हैं, यह पेटी विषुवत रेखा से 5 डिग्री उत्तर व 5 डिग्री दक्षिण के बीच फैली हुई है, जैसा कि हमने पूर्व के चित्र में देखा। इसका वास्तविक विस्तार भूतल पर सूर्य की स्थिति या मौसम के अनुसार उत्तरायण या दक्षिणायन की ओर होता रहता है। यहाँ दिन रात बराबर होने एवं सूर्य की किरणें वर्ष भर लंबवत पड़ने से तापमान वर्ष पर्यंत ऊंचे बने रहते हैं। इससे यहाँ की विशेष नम हवाएं अधिक गर्म व हल्की होकर निरंतर उठती रहती हैं। इस प्रकार यहाँ वायुमंडल की संवहन धाराएं उत्पन्न होती हैं। यहाँ निम्न वायुदाब वर्ष भर बना रहता है और क्षैतिज पवनें नहीं चलती हैं। इसी कारण इस क्षेत्र को डोल्ड्रम या शांत खंड कहते हैं, किंतु यह शांत अवस्था धरातल से कुछ ऊंचाई तक ही सीमित रहती है। 3 से 4 किलोमीटर के पश्चात पवनें गतिशील रहती हैं, अतः शांत खंड की स्थिति समाप्त हो जाती है। धरातल पर निरंतर निम्न वायुदाब बना रहने और क्षैतिज पवनों के अभाव में शांत खंड की स्थिति बनी रहती है। ऊंचे तापमान रहने से भी यहाँ स्थायी निम्न वायुदाब रहता है, अतः इसे ताप रचित वायुदाब पेटी कहते हैं। अभी जो ए और बी की मैं बात कर रहा था, तो ये उसी में से ताप जनित वायुदाब पेटी है, विषुवत निम्न वायुदाब पेटी। ये आप देखिए कि विषुवत रेखीय या जो डोल्ड्रम से हवा ऊपर की तरफ उठ रही है, और ये व्यापारिक पवनों की वजह से उच्च वायुदाब की तरफ जाकर पुनः विषुवत रेखा की तरफ में घूम जाती है। ये पवनों का उतरना कहलाता है, और ये अश्व अक्षांश जो कि 25 डिग्री उत्तर और 25 डिग्री दक्षिण में है, वहाँ से ये सब चीज़ देखने को हमें मिलती है। दूसरी पेटी है उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी। यह पेटी दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य फैली हुई है। यहाँ पर उपोष्ण कटिबंध होने से तापमान सिर्फ शीतकालीन 2 माह को छोड़कर वर्ष भर ऊंचे रहते हैं। तापमान ऊंचा रहने के बावजूद यहाँ का वायुदाब ऊंचा बना रहता है। इसका कारण पृथ्वी की दैनिक गति और उसका पवन व्यवस्था पर विशेष प्रभाव है। भूमध्य रेखा से जो पवनें लगातार ऊपर उठती हैं, वे धीरे धीरे ध्रुवों की ओर घूमने के साथ साथ पृथ्वी की गति के प्रभाव से मध्य अक्षांशों में नीचे उतरने को बाध्य होती हैं। वायु नीचे उतरने से 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य पवनें शांत रहती हैं। इन्हें अश्व अक्षांश के शांत खंड भी कहते हैं। यह वायुदाब पेटी गति रचित है। तो ये पृथ्वी की गति की वजह से ये चीज़ देखने को मिल रही है, इसलिए इसको हम
जो है वो गति रचित वायुदाब पेटी कहते हैं। तीसरा है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। यह निम्न वायुदाब की पेटी दोनों गोलार्धों में 60 डिग्री से 70 डिग्री अक्षांशों के मध्य फैली हुई है। इन अक्षांशों में तापमान कम रहते हुए भी निम्न दाब मिलने का कारण पृथ्वी की दैनिक गति है। अपकेंद्रीय बल के प्रभाव से ध्रुवीय प्रदेशों में पवनें बाहर की ओर बिखरने लगती हैं, अतः यहाँ वायु की मात्रा एवं वायुदाब घटने लगते हैं। ध्रुवों के बर्फीले क्षेत्रों का प्रभाव उपध्रुवीय प्रदेश में स्पष्ट देखा जाता है। इस प्रकार यह वायुदाब पेटी भी गति रचित वायुदाब पेटी है। चौथा है ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। ध्रुवीय प्रदेशों में कठोर सर्दी, बर्फीले क्षेत्रों का विस्तार, हिमपात, सौर ऊर्जा की विशेष कमी आदि कारणों से तापमान हिमांक बिंदु से नीचे पाए जाते हैं। इस कठोर सर्दी के प्रभाव से ही वहां निरंतर उच्च दाब वाली सघन वायु की पेटी पाई जाती है। दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिका महाद्वीप एवं उत्तरी गोलार्ध में ग्रीनलैंड एवं निकट के द्वीपों में बर्फ का स्थायी विस्तार पाया जाता है। अतः ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी ताप रचित है। इस प्रकार भूतल पर विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी एवं दोनों ध्रुवों की उच्च वायुदाब की पेटियां अर्थात 3 पेटियां ताप रचित हैं और शेष 4 पेटियां अर्थात दोनों अयन वृत्तीय उच्च वायुदाब की और दोनों उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटियां गति रचित वायुदाब पेटी। तो आज हमने अपने इस व्याख्यान में वायुदाब के बारे में पढ़ा। वायुदाब क्या होता है, वायुदाब को किस यंत्र से मापा जाता है, वायुदाब की धरातल के ऊपर जो पेटियां हैं वो कौन कौन सी हैं और वो ताप जनित हैं कि गति जनित हैं, इन सब के बारे में हमने आज के व्याख्यान में जाना। अगले व्याख्यान में हम वायुदाब को ही आगे पढ़ते हुए वायुदाब में कि स्थानांतरण वायुदाब की जो पेटियां हैं वो सूर्य की वजह से, पृथ्वी की घूर्णन की वजह से किस तरीके से स्थानांतरित होती हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। साथ ही वायुदाब का धरातल के ऊपर क्षैतिज वितरण किस प्रकार का होता है, ये चीज़ हम अपने अगले व्याख्यान में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।